हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की आज अपन बात करने वाले हैं। देखिए क्लास 10th के अंदर बच्चा हमने यूनिट वन में केवल एक ही चैप्टर आता है और उसका नाम है रियल नंबर्स। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 6 मार्क्स का रहता है चैप्टर। यूनिट टू के अंदर चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के सारे ही चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो हम 2, 3, 4 कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। तो स्टार्ट करें तो इसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। नंबर 1, व्हाट इज एपी, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले जिस चीज़ को समझना है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। वन इज अर्थमेटिक एंड अदर इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक फिक्स्ड सीरीज जो कोई पैटर्न फॉलो करे। ठीक है ना, कोई एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक सीरीज मैंने बनाई, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रही है। ज़रूरी नहीं है अगर आप कुछ और बनाना चाहें, जैसे 1 देन 4 देन 9 देन 16, तो आप देखोगे एक फिक्स नंबर्स का स्क्वायर आता जा रहा है। यहाँ सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। कोई एक फिक्स पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है तो ऐसे फिक्स पैटर्न वाली जो सीरीज होती है अपन उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। नंबर 1। अब बात आ रही अर्थमेटिक की। मैथ्स में अर्थमेटिक का मतलब एक तरीके से है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसी सीरीज जो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करे जिसके अंदर आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो। ठीक है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है विच इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर से ऐड करते जाते हैं और बनती सीरीज। जैसे अब मुझे कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म बनानी है तो क्या है, तो अपन बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या देखेंगे अपन? जनरल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो समझते हैं। मान लीजिए कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है, जहाँ से ये सीरीज अपनी स्टार्ट हो रही है, जहाँ से अपनी प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रही है, वो है ए। और जैसा मैंने कहा कि ये सीरीज कैसे ऑब्टेन होती है, ये सीरीज ऑब्टेन होती है किसी फिक्स नंबर को आप ऐड करवाते जाइए। ठीक है ना, एंड लेट द फिक्स्ड नंबर, इस फिक्स्ड नंबर का दूसरा नाम भी आएगा अभी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो है डी। फिक्स्ड नंबर का क्या नाम दिया मैंने? डी नाम दिया। अब क्या करना है देखना, अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर है ए। ठीक है, अब फिक्स नंबर उसके अंदर ऐड करवाया तो अगला कौन हो जाएगा? ए प्लस डी। फिर वापस से इसके अंदर डी ऐड करवाया, क्योंकि वो फिक्स नंबर ऐड करवाते चलना है ना। तो अगर आप ए प्लस डी में वापस से डी ऐड करवाओगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 2d। अगर आप ए प्लस 2d में वापस से डी ऐड करवाओगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज आपकी बनेगी। ये जो है वो आपका A1 फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये A2 आपकी सेकेंड टर्म हो गई, ये आपका A3, A4 एंड सो ऑन। ऐसे आगे से आगे क्या होगा? नंबर्स आते जाएंगे। अब एक बात समझना बेटा, यहाँ पर अपन को अगर कोई बोले कि A6 लिखना है, या कोई अपन को बोले A7 लिखना है, मतलब इसको देख कर ही कोई अपन को बोले कि A19 लिखना है, और कोई बोले कि एक काम करो, चलो छोड़ो सारी बातें, एक जनरल AN लिख कर बता दो कितना आएगा, तो पैटर्न समझना। देखो सब में आगे ए तो आ ही रहा है, तो चाहे कुछ भी लिखो ए तो आएगा ही आएगा, कुछ भी लिखो आप। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपने A2 लिखा तो D का कोफिशिएंट है 1, जब आपने A3 लिखा तो D का कोफिशिएंट है 2, जब आपने A4 लिखा तो D का कोफिशिएंट है 3। तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि आप जो भी टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम D का कोफिशिएंट है। तो जैसे अगर मुझे 6 लिखना है तो उससे एक कम कौन होगा? 5। तो A6 कितना आएगा? A प्लस 5D। अगर कोई मुझे बोले 7 लिखना है तो उससे एक कम कितना हो जाएगा? 6, A प्लस 6D। कोई बोले A19 लिखना है तो उससे एक कम कितना हो जाएगा? 18। इसी तरह n से एक कम कौन होता है? n माइनस 1। तो ये मैंने एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या है? a किसको डिनोट करता है? a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को। ठीक है, आप कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे ये फॉर्मूला। a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है,
और डी किसको डिनोट करता है यहाँ पर, वो फिक्स्ड कांस्टेंट जिसको अपन ने ऐड किया था, और इसका जो नाम है वो नाम इसका कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ये डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस को, ठीक है ना, विच इज़ जनरली ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड कांस्टेंट। जो अपन फिक्स्ड नंबर ऐड करते जा रहे हैं वहाँ से हमारे सामने क्या आने वाला है, कॉमन डिफरेंस आने वाला है। क्लियर। अच्छा, एक और चीज़, जो ये डी है, ये डी का एक जनरल फॉर्मूला भी है कि आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को माइनस करवा दो, हमेशा डी आएगा। आना ही है, आपने ऐड करवाया माइनस कराओगे तो डी आ जाएगा वापस से। तो डी का एक जनरल फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं, बट आप इस जनरल फॉर्मूला की बजाय आप क्या याद रखेंगे, डी क्या होता है, a2 माइनस a1 लिखना चाहें तो वो हो जाएगा, a3 माइनस a2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा, a4 माइनस a3 लिखेंगे तो वो अपना डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब कोई भी अपन को सीक्वेंस दे रखी है, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिखूँ 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एक मैंने लिखी 1 4 7 10 एंड सो ऑन। एक मैंने लिखी 1 5 7 9, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि इनमें से कौन तो एपी है और कौन एपी नहीं है, तो आप क्या देखेंगे कि इन सब के अंदर कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता जाना चाहिए। जैसे समझना, यहाँ पर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एपी है। दो तरीके हैं, या तो ऐसे देख ले कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, या इन सबको सब्ट्रैक्ट करवा के देख ले, सेम आना चाहिए। जैसे 3 माइनस 1 किया 2, 5 माइनस 3 किया 2, 7 माइनस 5 किया 2, तो बिल्कुल ये एक एपी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड किया 10, बिल्कुल ये भी एपी है। चाहे तो इस तरीके से देखें, चाहे 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, ये डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए ना। इसके अंदर आपका डी कितना कहलाएगा 3, इसके अंदर आपका डी कितना कहलाएगा 2। यहाँ देखें 5 माइनस 1 4 एंड 7 माइनस 5 2, गलत, ये एपी नहीं है। तो एपी चेक करने का क्या तरीका, एपी चेक करने का बहुत आसान सा और बहुत सीधा सा तरीका है कि जो डिफरेंस है वो कैसा आना चाहिए बच्चों, सेम आना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये तो हुए इसके बेसिक्स। यहाँ से जो आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे वो नोट डाउन करने वाली चीज़ें क्या क्या है, ए एन का फॉर्मूला विद ऑल नोटेशन, डी का फॉर्मूला, इतना सा ध्यान रखें और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। साथ में ये भी नोट डाउन कर लेना जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपन। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज की, और उस एक्सरसाइज से आपको बहुत कुछ क्लियर भी होगा और आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, एक्सरसाइज आपके सामने आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1, in which of the following situation does the list of the numbers involved make an arithmetic progression and why। क्या बोल रहा है कि इन जो वर्ड प्रॉब्लम है अपन को चेक करना है कि कौन इसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, और बना रहा है तो क्यों बना रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, बाकी सारे बहुत इजी से हैं। क्या है देखो, फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। क्या हो रहा है, टैक्सी फेयर की बात हो रही है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पहला किलोमीटर का कितना रुपए देना है आपको 15, और फिर एडिशनल किलोमीटर का कितना देना है 8 रुपीज़ देना है। तो अगर मैं इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में बनाऊँ, या एक काम करता हूँ, चलो अब ध्यान से देखना इसको, इसका सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 1, इसको हटा देते, क्वेश्चन आपने देख लिया। फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपया देना पड़ा 15, सेकंड किलोमीटर कितना देना पड़ेगा 8, ठीक है। थर्ड किलोमीटर कितना देना पड़ेगा फिर से 8, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है 8 ऐड होता जा रहा है। मान लो कोई 1 ही किलोमीटर चला तो 15, कोई 2 किलोमीटर चला तो 15 + 8 दैट इज़ 23। नेक्स्ट कोई 3 किलोमीटर चला तो 15 + 8 + 8 तो दैट विल बी 31 एंड सो ऑन। तो अब आप ध्यान दें, अब आपकी जो सीरीज बन रही है तो क्या ये एपी है या नहीं है। क्वेश्चन अपन से यही पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द एपी एंड विच डू नॉट। तो अपन बोलेंगे यस इट इज़ एन एपी। क्यों है अब ये एपी, अभी तुमको क्या बताया था, अगर कोई फिक्स नंबर आप बार बार ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगी, एपी बनाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ डिफरेंस भी निकाल के देख लो, इससे माइनस करो 8, इससे माइनस करो 8, और वो बोल रहा है रीजन वाई, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस कैसा है बेटा, सेम, इसलिए क्या है एपी। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं इसी के
सेकेंड पार्ट की, सेकेंड सोल्यूशन की। अब इसका सेकेंड सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा टिपिकल भी है ना, ध्यान से देखना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर अगर अपन वैक्यूम पंप लगाएं तो वो क्या करता है, वो उसकी 1/4 एयर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। एक बार में 1/4 एयर को रिमूव कर देता है। अगर देखो भाई कोई वैक्यूम सिलेंडर है, एक बार में 1/4 एयर को रिमूव कर देता है, तो अपन को ये चेक करना है कि वो जो सीक्वेंस बनेगी क्या वो एपी बनेगी या नहीं बनेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको हटाओ, समझो, ठीक है। लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर बी एक्स। इनिशियली वहाँ पर एयर कितनी है, एक्स, ठीक है ना। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल कितनी रिमूव करता है बेटा, 1/4, ठीक है ना। जितनी प्रेजेंट है उसकी 1/4, टोटल कितनी प्रेजेंट है एक्स, उसमें से कितनी कम हो जाएगी, उसकी 1/4, तो x माइनस एक्स बाय 4 दैट इज व्हाट 3x/4। क्लियर, ये तो एक रिमूवल हुआ। नेक्स्ट इज आफ्टर सेकेंड रिमूवल। अब रिमूवल का प्रोसेस कंसेप्ट क्या बोल रखा है उन्होंने कि जितनी प्रेजेंट है उसकी 1/4 क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अभी प्रेजेंट कितनी है, अब तो इतनी रह गई ना 3x/4, तो 3x/4 का 1/4 ले लो, उतनी अपन को क्या करनी है, रिमूव करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 9x/16, ठीक है। अब अपन ने तीन टर्म्स निकाल ली, फर्स्ट टर्म है x, दूसरी है 3x/4 और तीसरी है 9x/16। क्या ये एपी है या नहीं है, चेक करना है। तो एपी है या नहीं है उसको चेक कैसे करना है, मैंने आपको क्या बताया, कॉमन डिफरेंस निकालो। इसको जब इससे माइनस करोगे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कैसे निकालना हमेशा ध्यान रखना, a2 माइनस a1 करके निकालना है। जब आप इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा 1 माइनस 1/4x, ठीक है। जब आप इसको इसमें से माइनस करके निकालोगे डिफरेंस, देखो आपके सामने मैं कर देता हूँ, 9x/16 माइनस 3/4x, एलसीएम आया 16, 9x माइनस 12x, ये आया बेटा माइनस 3x/16। तो दोनों के अंदर जो हमारा डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। और जब दोनों के अंदर अपना जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज़ नॉट एन एपी सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन नंबर 3 की तरफ, इसी का जो थर्ड पार्ट है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है वो क्या है, 150 है फर्स्ट मीटर के लिए, बिल्कुल जैसे टैक्सी फेयर वाली कंडीशन बन रही है ना, ध्यान रखना। तो सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट, आप लोग जैसे भी इसको नोट डाउन करना चाहें, वीडियो पॉज करके लिखना चाहें तो वैसे लिख लें, या आप बार बार वीडियो देख के लिखना चाहते हैं तो वैसे लिख लें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है ना। आप जैसे लिखना चाहे लिख लें। अगर हो सकेगा तो ये जो फाइल है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये फाइल अगर वीडियो के साथ में मैं अटैच कर पाऊँगा तो बिल्कुल अटैच करूँगा, ठीक है। चलिए सुनाओ, कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर, देखो सबसे पहले कितना रुपये लगे बेटा, 150, ठीक है ना। अब उसके बाद में 50-50 और देने, तो जैसे अगली बार में 150 + 50 कितना हो जाएगा, 200, फिर कितना हो जाएगा 250। एपी दिख रहा है, आप देखो डिफरेंस कितना है, 50-50 का डिफरेंस है, तो यस इट इज़ एन एपी। और क्यों है ये एपी, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। चलिए इसी का सोल्यूशन नंबर 4 बहुत इजी आ गया, थर्ड वाला। तो द अमाउंट ऑफ द मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%। ध्यान रखना इंटरेस्ट कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं आपको सीआई का फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूँ। सीआई का फॉर्मूला होता है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो नया अमाउंट बनता है a × 1 + r/100⁴n, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको क्या है ना कि अभी इसमें 1-2 ईयर के निकाल के बताता हूँ। फर्स्ट ईयर तो कितना है, 10,000 है, क्लियर। अब जैसे मैं नेक्स्ट ईयर का निकालूंगा 8% से ना, अभी क्वेश्चन हटा देते हैं। फर्स्ट ईयर का तो मुझे पता है कि जो मेरा अमाउंट है वो कितना है, 10,000, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, ठीक है, क्या आने वाला है, ये फॉर्मूले में रखो 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, और ये जो n है आपको अगर याद हो तो ये डिनोट करता है फॉर्मूले में टाइम को। तो अभी अपना टाइम 1 है तो 1 ही रहने दो। तो आपके पास में आने वाला है 10,000 × 108/100, 10,000 × 108/100,
100, ये 0 कैंसिल हो गए, यहाँ से आपके पास में ये आया बेटा 10800, क्लियर। ये आपके पास आ गया सेकेंड अमाउंट, जो अमाउंट आपके पास में आया, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट तो कितना है 10,000, ये आ गया सेकेंड अमाउंट। अब आप बात करेंगे थर्ड अमाउंट की कि थर्ड अमाउंट क्या आएगा। तो अगर मैं थर्ड अमाउंट की बात करूँ, आफ्टर 2 ईयर्स, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वापस से बता देता हूँ आपको। अमाउंट फिर ब्रैकेट 1 + r/100 और पावर में n। तो अमाउंट कितना है, इनिशियल अमाउंट 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 और टाइम में 2 ईयर्स। किसी को अगर डाउट हो रहा हो सर यहाँ पे आपने 10,800 क्यों नहीं लिखा, बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ना, कंपाउंडिंग जो है वो इनिशियल के ऊपर ही चलेगी। तो यहाँ अपने पास में ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108/100 का स्क्वायर होगा, तो उसको अपन 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 0 कट गए, कौन बचेगा, 108 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो देखो 108 का स्क्वायर देख लेते कितना आएगा, 108 मल्टीप्लाइड बाय 108। अपन एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, मैंने होशियार बच्चे हैं। 108 को मैं क्या लिख दूँगा, 100 + 8, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर 64 एंड 2ab करेंगे तो 200 इंटू 8 1600, ये 1600 आ जाएगा मेरा। यहाँ पर अपने पास में ये आ गया 16, तो ये 10,000, ठीक है, 1 0 ज़्यादा लग गया भाई। फिर ये 64 और ये मेरे पास में 1600, तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो मेरे पास फर्स्ट अमाउंट कौन था मेरा, 10,000, सेकेंड अमाउंट क्या आया 10,800, ठीक है ना, ये आया था हाँ 10,800। और थर्ड अमाउंट मेरे पास में क्या आया 11,664। अब आप देखो क्या इनमें आपको डिफरेंस सेम दिख रहा है, यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना 800, और ये 800 तो नहीं है, मुझे तो 800 से ज़्यादा ही लग रहा है, ये 864 हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई सेम नहीं है, तो नॉट एन AP। तो ये वाले में कैसा बनेगा बेटा, नॉट एन AP। तो ये आपका AP बना, ये आपका AP नहीं बना, ये आपका AP बना और ये आपका AP नहीं बना, क्लियर। चलिए तो इसी के साथ में अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो अपन ने फिनिश कर लिया। अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। पहली 4 टर्म्स लिखनी है बेटा, व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। पहली 4 टर्म्स है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ, A tan है और D tan है, क्लियर। A tan और D tan है अपने पास में, उस वाले क्वेश्चन को अपन ले रहे हैं और पहली 4 टर्म्स लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। A दिया हुआ है 10, D दिया हुआ है 10। पहली 4 टर्म्स कौन होती, A1, A2, A3 एंड A4। कैसे निकालते हैं अपन टर्म्स, सीधा सा सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है अपना, फर्स्ट टर्म तो ये जो अपन को गिवन है वही होती है, फिर क्या होता है जो अपना D है उसको ऐड करवाते जाते हैं। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30 एंड 30 + 10 40। तो कितना आसान सा हो गया ये मेरे हिसाब से, बिल्कुल आसान। इसलिए मैंने कहा था कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत वाला है, फिर नहीं आएगी दिक्कत, है ना। अब इसमें देखना फर्स्ट टर्म कौन है, -2, ठीक है। अब अपना D ऐड करवाते जाते हैं, तो D कौन है, 0 है, तो अगले -2 में 0 ऐड करवाओगे तो -2 ही रहेगा, फिर वापस -2 में 0 ऐड करवाओगे तो वो भी वही रहेगा। तो इसकी तो चारों ही टर्म क्या वही सेम हो गई। D 0 भी हो सकता है ना, D कुछ भी हो सकता है, घबराना नहीं है उससे। यहाँ देखना, इसके लिए स्टार्ट कहाँ से करना है, 4 से, ठीक है। अब 4 के अंदर D ऐड करवाओ, 4 के अंदर -3 किया तो कितना रह गया 1, फिर 1 के अंदर -3 किया तो कितना रह जाएगा -2, और -2 के अंदर -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। ये हो गया इसका काम। फोर्थ वाला पार्ट देखो यहाँ पर A कितना है -1, ठीक है। अब इस -1 के अंदर अपन क्या करेंगे, D ऐड करवाएंगे, तो -1 और प्लस का 1/2। थोड़ी सी मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना रह जाएगा बेटा -1/2। फिर क्या होगा, वापस इस -1/2 में वापस D ऐड करवाओ, -1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 0। फिर इस 0 में वापस 1/2 ऐड करवाओ तो कितना आ जाएगा प्लस का 1/2। ये अपना काम हो गया, ठीक है भाई। ये अपना फोर्थ वाला पार्ट भी इसका फिनिश हो गया। अब आ जाता है इसका फिफ्थ वाला पार्ट। तो फिफ्थ कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखा, क्योंकि पॉइंट वगैरह आते हैं तो आपको क्या कन्फ्यूजन रहता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फर्स्ट टर्म कौन है, -1.25, तो भाई ये तो हो ही गया। अब क्या करते हैं, D ऐड करवाते हैं, तो -1.25 के अंदर कोई -0.25 ऐड करवाते हैं, दोनों माइनस के हैं तो प्लस होगा, दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा -1.50। फिर इसी के अंदर इसको ऐड करो -1.75 और फिर -2.0। ये अपना
फिफ्थ वाला पार्ट हो गया, ये अपन ने सारे पार्ट इसके निकाल लिए, बिल्कुल ईजी सा था, कहीं दिक्कत ही नहीं है। थर्ड वाला और भी आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सबकी क्या लिखनी है बेटा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है, मतलब ये एपी है, चेक वेक कुछ नहीं करना है ना। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, 3, तो इस फर्स्ट वाले का आंसर ए तो कितना हो गया 3, डी कैसे निकालते हैं, मैंने वापस याद रखना हमेशा, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, 1 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा -2। अक्सर यहाँ पर एग्जाम में गलती क्या होती है, अपन प्लस माइनस के साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, तो ये आ गया -2। यहाँ देखो ये थोड़ा सा माइनस दोनों में आ रहा है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के लिए ए कितना है -5 और डी अगर मैं निकालूंगा तो -1 और -5 यही बनेगा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, ये अपना है, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला पार्ट, ए तो कौन होता है फर्स्ट टर्म, जो कितनी है यहाँ पर 1/3, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 5/3 माइनस 1/3 दैट विल बी 2/3, ये हो गया आसान सा काम, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। यहीं अब इसका अपना कौन सा बच गया, फोर्थ वाला पार्ट बच गया। फोर्थ वाले पार्ट के लिए अपन को दिख रहा है यहाँ पर कि फोर्थ वाले में ए कितना है 0.6, तो फोर्थ वाले में ए तो दिख रहा है अपन को कितना हो रहा है 0.6, इसकी बात करते हैं, ए तो है यहाँ पर 0.6 और अगर मेरे को डी निकालना होगा तो मुझे क्या करना है, A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6, अगर आप इसको माइनस करवाएंगे तो दैट विल बी 1.1, बस ये ए और डी निकालने थे, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा और बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये वाला काम अपना हो गया। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो अब अपन से क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, पहले तो चेक करना है कि कौन AP है। इफ द फॉर्म इन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि इनमें से कौन AP बना रहा है। अगर AP बना रहे हैं तो अपन को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस D लिखना है और उसके बाद 3 और टर्म्स लिखनी है, क्लियर। पहले तो मैं उनको फिल्टर कर देता हूँ जो AP नहीं बना रहे हैं, ताकि मेरे को पता रहेगा मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो बेटा, AP कब बनता है, जब डिफरेंस सेम आता है। डिफरेंस देखना 4 - 2 2, 8 - 4 4, डिफरेंस सेम नहीं है, AP नहीं बन सकता है, हटा दो, ठीक है। फर्स्ट वाला तो खत्म करो, अब ले लो सेकंड वाला, ये रहा सेकंड। सबसे पहले तो चेक करूंगा कि मैं AP बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो मेरे पास में जो मेरी सीरीज़ है मैं उसको एक बार लिख के फिर इस क्वेश्चन को अपन यहाँ से हटा देंगे। अपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, अपनी सीरीज़ है बेटा 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। अब एक बार इस क्वेश्चन को हटा देते, ध्यान से समझ लो, एंड सो ऑन। पूरा कैसे करना है, आपका सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं तो कैसे चेक करना है, आप एक काम करो, यहाँ नाम लिखो A1, A2, A3, A4। क्या क्या निकालना है आपको, A2 माइनस A1, सब जगह डिफरेंस सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दो जगह निकाल के छोड़ दो। A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, ठीक है। 5/2 - 2 दैट विल बी 1/2, 3 - 5/2 दैट विल बी ऑल्सो 1/2, 7/2 - 3 दैट विल बी ऑल्सो 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, है ना। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, इक्वल्स टू 1/2, हैंस इट इज़ एन AP, ये एक AP बना रहा है, क्लियर। और उस AP का D कितना है अपना 1/2, इस AP का D कितना है बच्चों 1/2, तो D निकल गया। अब अपन को क्या करना है, D निकालने के बाद में अब अपने को बोल रहा है कि नेक्स्ट 4 टर्म्स भी लिखो। तो इसने देखो कितनी टर्म्स दी है, 4 टर्म्स दी ना। अब अपन को कौन कौन सी टर्म लिखनी है, अपन को लिखना है A5, A6, A7, शायद 3 बोला है, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखो। मैंने आपको क्या सिखाया था, जैसे A5 लिखना है तो सब में A तो आएगा ही आएगा, जो टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम कोफिशिएंट लगेगा D का। जैसे 5 लिख रहे हैं तो कोफिशिएंट में क्या लगेगा 4D, 6 लिख रहे हैं तो क्या लगेगा 5D, 7 लिख रहे हैं तो क्या लगेगा 6D, ठीक है। D कितना निकाला है 1/2, A का मतलब कौन होता है फर्स्ट टर्म, जो कितना है अपने पास में 2, रखो वैल्यू 2 + 4 × 1/2, काट दिया, कितना आ जाएगा बच्चों 4, 2 + 5 × 1/2 नहीं कटेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 9/2, 2 + 6 × 1/2 कट गया, कितना आ गया 5। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स अपन ने लिख दी। और 4 लिखनी है तो फिर तुम क्या करोगे, यहाँ पर A7 के बाद A8 भी ले लेना, तुम्हारे नेक्स्ट 4 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है ना। देख लेते हैं भाई कितनी लिखनी थी। तो हमें
नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखनी थी, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात, ओके क्लियर। तो अब मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा दिक्कत किसी को आएगी नहीं, थर्ड वाला पार्ट भी तुमसे हो जाएगा, फोर्थ वाला पार्ट भी तुमसे हो जाएगा। जो थोड़े दिक्कत वाले पार्ट्स हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ, और मैं ले रहा हूँ फिफ्थ वाला पार्ट कि ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो अब अपन बात करते हैं फोर्थ का फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट नंबर फिफ्थ, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, यही क्वेश्चन है, वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना हो गया A1, ये अपना हो गया A2, A3, A4 एंड सो ऑन। आगे की टर्म्स हमें दे ही नहीं रखी तो मतलब है ही नहीं। सबसे पहले अपन निकालेंगे A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया रूट 2। देन A3 माइनस A2, A3 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से अगर रूट 2 माइनस हुआ तो रूट 2। A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, क्या गया बेटा रूट 2, सब जगह सेम आ रहा है। दिस इम्प्लाइज इट इज़ एन AP, ये AP है। पहली बात तो यहाँ खत्म हो गई कि ये AP है। अब क्या करना है अपन को, नेक्स्ट 4 टर्म्स मतलब A5, A6, A7, 3 टर्म्स और लिखनी है। A5 मतलब A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ए हमें क्वेश्चन के अंदर देखना कितना दिया हुआ है 3, D कितना अभी निकाला है 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। ये अपना काम खत्म हो गया, ये अपन ने कर लिया, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दिखने में लग सकता है कि सर ये थोड़ा रूट में आ रहा है, थोड़ा टिपिकल है, बट ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, क्लियर। चलिए फिफ्थ वाला पार्ट भी क्लियर। ये वाला AP बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, आप माइनस करके देखना, AP नहीं बन रहा है, ठीक है। ये बहुत ईजी सा है, आप खुद से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। यहाँ देखना है कि सारे नंबर्स ही सेम है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तब भी 0 0 0 सेम आना चाहिए ना, तो सेम आ रहा है तो बिल्कुल ये AP है। और जो इसकी नेक्स्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, -1/2, -1/2 और -1/2, क्योंकि डिफरेंस ही 0 है तो किसको ऐड कराओगे, क्या करोगे, सेम टू सेम चलता रहेगा, ठीक है। ये आप पार्ट्स करना है ना, इसके अंदर ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दिया है, बट फिर भी आपको जो मैंने अभी स्किप किए हैं वो वाले पार्ट भी आपको करने चाहिए। किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे से ज़रूर पूछें। आगे बढ़ते हैं, इसी के भी थोड़े बहुत पार्ट्स और हैं। ये अपना आ गया नेक्स्ट इसी का, देखो बेटा क्या दिया हुआ है इसी के अंदर। अब इसी के अंदर अपने पास में अब 9th वाला पार्ट क्या बोल रहा है, AP होगा क्या, देखो 1 3 9 27, पहले डिफरेंस से 2 फिर डिफरेंस से 6, AP हो ही नहीं सकता। ये बहुत आसान सा है, A डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना, तो AP बन जाएगा। इसका D आएगा अपने पास में A, है ना, डिफरेंस जो है वो एक इक्वल, और अगली टर्म कौन हो जाएगी 5 है, 6 है और 7 है। प्रॉपर तरीके से करेंगे, ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये AP नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखो A² माइनस A कॉमन A-1, A³ माइनस A² कॉमन A-1, दोनों डिफरेंस सेम नहीं आए तो ये AP नहीं बनेगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी AP नहीं बनेगा, ये वाला क्वेश्चन भी AP नहीं बनेगा, ये वाला क्वेश्चन भी AP नहीं बनेगा। अब एक जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं उसको ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, यहाँ पर आप डिफरेंस निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे हो जाएगा। तो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन पार्ट नंबर है 12, ठीक है, पार्ट नंबर 12 अभी अपन डिस्कस करेंगे। अब लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 12 क्या है, √2 देन √8 देन √8 के बाद देखो भाई क्या था, √18 देन √32। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने डायरेक्टली मना किया कि ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना। जैसे √8 तो अभी सिंप्लीफाई होगा, कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। देखो √8 को 2 2 2 तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 √2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसको 6 को 2 × 3 रखोगे तो भी पेयरिंग तो हो नहीं रही है, तो आप इसको कुछ भी नहीं रख सकते, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट मना किया कि AP नहीं होगा। चाहे तो आप माइनस करके देख लेना, और ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा कि सर √6 माइनस √3 तो √3 होता है। आप सबने 9th क्लास के अंदर सीख रखा है, ये फालतू की बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अपन, समझना बेटा। सो लास्ट अपना क्वेश्चन रहेगा ये अपने इस वीडियो का। देखो मैंने जैसा कहा कि भाई मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। √8 का मतलब क्या होता है, इधर लिखता हूँ, देखो क्या होता है 2 × 2 × 2, पेयरिंग के हिसाब से 2 √2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही √18 3 × 3 × 2, तो क्या लिख सकता हूँ 3 √2।
और इसी तरह ये आपका बनेगा 4√2। तो बस ये जो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है ना वो यही है कि आपको पहले इसको कन्वर्ट करना था, आपने कर दिया। ये आपका हो गया बेटा A1, A2, A3, A4, ठीक है। नाउ A2 माइनस A1, 2√2 माइनस √2, A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, अगेन √2। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने पहले किया था। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, अगेन √2। तीनों आ गए सेम, तो यस इट इज़ एन AP। सबसे पहले तो क्या बोलेंगे, यस इट इज़ एन AP। अब अपन को इसकी नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्म A5, A प्लस 4D। A है हमारे पास में 2, ध्यान देना A अपने पास में √2 सॉरी, और D भी आया है √2, कितना हो गया 5√2। A6 A प्लस 5D, √2 प्लस 5√2, कितना हो जाएगा बच्चों 6√2, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इज A7 A प्लस 6D, दैट विल बी √2 प्लस 6√2 एंड दैट विल बी 7√2। बुक के अंदर हो सकता है कि जो आपको आंसर्स मिले वो कुछ ऐसे मिले कि यहाँ √50 लिखा हुआ हो, यहाँ √72 लिखा हो, तो आप समझते हैं कि जब ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ में बेटा अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो हो गई है कंप्लीट। और अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 5.2। और एक्सरसाइज 5.2 में केवल एक ही फॉर्मूला है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस चैप्टर के अंदर गिने चुने 3 से 4 फॉर्मूले और कुछ है नहीं, तो चैप्टर बड़ा इजी होता है। क्या फॉर्मूला है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बस इतना सा जो है वो आप याद रखना और कुछ नहीं। बाकी इस वीडियो को करें, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताएं। क्लियर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे सामने ज़रूर रखें। ओके बेटा, थैंक यू।